शरीर, तो होता क्या है शरीर? हाँ, वो भी एक डेफिनेशन है आप जो बता रहे हैं आत्मा वाली, बट यहाँ जो है कि जिसका हर पल शरण होता है वो शरीर है। आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप उसकी पूर्ति कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो, ठीक, तो वो शरीर है। तो अब वो उसकी पूर्ति आप कितनी बढ़िया चीज़ों से करते हो वो डिपेंड करता है आपको, ठीक। तो इसकी पूर्ति जितने भी आपकी क्षति होती है ना, और उस क्षति की पूर्ति आप जिससे करते हो वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कितनी बढ़िया चलेगी, ठीक। आपकी उम्र 100 साल निश्चित है, आप 100 साल जियोगे, ये तय है कलयुग में, ठीक। बट वो 100 साल जीना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 20 साल में बीमार हो जाओ, आप 80 साल तक भी बीमार ना पड़ो, है ना। तो ये जो आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी निर्धारित है 100 साल, बट जो क्वालिटी है वो लाइफ की वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपको कैसे बना के चलनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप उसे बढ़िया कर लो, आप उसे खराब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 साल जीना है, जियोगे 100 साल, उतना तय है। आप हंस खुश के जाओ या आप रोज़ दवाई रोज़ हॉस्पिटल उसके चक्कर काटो। तो ये सिर्फ अपनी क्वालिटी बनाने के लिए, और जो उसकी पूर्ति हो रही है वो पूर्ति होती है हमारे आहार से सबसे पहले। तो इसको ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक। हमारी बॉडी के 3 पिलर है एक तरह से, उसमें पहला आहार ही आता है, दूसरी नींद है, और तीसरा हमारा अब्रह्मचर्य है। कुछ ब्रह्मचर्य है, कहीं पर अब्रह्मचर्य है। एक तरह से अभी मैं कहूँ तो ये रूटीन है हमारा, ठीक। हमने मकान बना दिया, बढ़िया बना हुआ है, वो कितने साल चलेगा वो इन पे डिपेंड करेगा, ठीक। आपको पता कैसे चले आप ठीक हो या बीमार हो? कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना आपको पता चलने का कि आप ठीक हो या बीमार हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेस्ट आपको बता नहीं सकता कि आप ठीक हो, क्योंकि अगर आप किसी को बोलो कि मुझे कैसे पता चले मैं ठीक हूँ, आप टेस्ट कराओगे, आप लीवर के टेस्ट कराओगे, आप किडनी के देखोगे, आप हार्ट के फंक्शन देखोगे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कराओगे, तो वो सारी नॉर्मल आती हैं तो आप स्वस्थ हो, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आपको टेस्ट में कुछ नहीं आता, फिर भी आपको लगता है यार कुछ तो दिक्कत हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। तो जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है वो, खैर वो तो शरीर इंद्रिया वो तो है ही आपकी सारी चीज़, बट 2-3 चीज़ें आपकी बढ़िया होनी चाहिए। आपको भूख ठीक लगे, आपको नींद ठीक आए, और आपका पेट साफ हो, एक तरह से इन जनरल उतना बहुत है। अगर ये 3 चीज़ हो रही है आप स्वस्थ ही हो, बहुत जगह बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक। जो भी हम खाना खाते हैं वो लास्ट में हमारा खाना जितना भी आप खा रहे हो वो लास्ट में हमारी बॉडी में हार्मोन्स में कन्वर्ट होता है, जो भी आप खाते हो, ठीक। हाँ, एक तरह से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो ऊर्जा ही है। और हमारी बॉडी में क्या है कि हमारी बॉडी में 25 साल की उम्र तक जो हार्मोन्स का लेवल है वो फुल रहता है। नेचर ने तय करके ऐसा भेज रखा है, 25 साल तक आप कुछ भी करे जाओ, बहुत कम आदमी को गड़बड़ होती है, दिक्कत होती है, मस्त रहता है। 50 साल में ये आपके घट जाते हैं, आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाएंगे आपके, 75 में और कम हो जाते हैं, ठीक। कुछ दिनों पहले ना रिसर्च हुई थी ऐसे ही यूएसए में, उन्होंने क्या किया था, बूढ़े लोगों को हार्मोन थेरेपी दी थी, ग्रोथ हार्मोन देने चालू किए थे, तो उससे क्या था उनकी एज रिवर्स होने लगी थी, बाल काले होने लगे थे, एनर्जी होने लगी थी, सारी चीज़ आने लगी थी। बट दिक्कत क्या है कि उसके साइड इफेक्ट भी आ रहे थे। वो क्यों? क्योंकि वो सिंथेटिक हार्मोन था, ठीक। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी में ये मेंटेन रहे, ये जो लेवल गिर रहा है इस लेवल को ठीक करें। इस लेवल को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इस आहार का ठीक होना, और उसके बाद इस पैटर्न का ठीक होना कि वो रस बन रहा है, रक्त बन रहा है, सारी चीज़ बन रही है, वो सारा वो रूटीन ठीक होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप बुढ़ापा ना हो, आप हमेशा हंसते खिलते रहो, बढ़िया से रहो, तो इस रूटीन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अभी जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, कई डॉलर में, हज़ारों डॉलर से ऊपर होती है, 0.1 ml की भी।
अगर आप अपना रूटीन ठीक करते हो जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग से, तो ये देखा गया है कि अगर आप 3 से 4 दिन फास्टिंग कर लेते हो ना पानी पे, तो आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनका लेवल 100 टाइम्स आपकी बॉडी में इंप्रूव हो जाता है, जिसकी कीमत 3 से 4 हज़ार डॉलर है 0.1 ml की। तो इतना इफेक्ट आपको फास्टिंग दिखाती है। ठीक, बहुत रिसर्च हो रही है आजकल फास्टिंग के ऊपर, बहुत सारी उस तरह से वो चल रही है। तो हमें तो जितना चाहिए उतना मैं बता रहा हूँ। तो ज़रूरी मेंटेन शरीर को रखना है तो इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आपको स्वस्थ रख सके, मैं बिल्कुल क्लियर बताऊँ, नहीं तो सबसे पहले हम ही खाते। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। फास्टिंग क्या होती है, हमारी बॉडी में जो अग्नि है ना, ये क्या करती है कि जब आप इसको आहार देते हो ना तो ये उसको डाइजेस्ट करती है। ठीक, आप इसका खाना कट कर दो तो ये आपके शरीर की गंदगी को डाइजेस्ट करेगी। ठीक, गंदगी खत्म हो जाए तो क्या करेगी, ये धातुओं को डाइजेस्ट करेगी। ये खत्म हो जाएंगी, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो फास्टिंग हम कराते हैं इस कट कट के, ये इसलिए कराते हैं ताकि ये साफ हो। जब ये साफ हो जाएगी तो इस लेवल पे आपको रोकना जरूरी होता है। ठीक, इस लेवल का पहचान होना बहुत जरूरी है कि कहाँ रोकना है, कितनी सफाई होगी कितनी नहीं। उसके बाद तो फिर से आपको लेना है ना, खाना तो लेना है। तो फास्टिंग इसलिए है कि ताकि ट्रैक सही हो सके, इसलिए फास्टिंग कराते हैं। सबसे बढ़िया, सबसे फास्ट, सबसे ईजी तरीका है, इसलिए वो कराते हैं। ये है। ठीक, अब ये रूटीन कैसे सही रहे आपका, उसके लिए जो मैं सारा बता रहा था ना, भूख पे खाना, टाइम पे खाना है, रिलैक्स होके खाना है, वो सारी चीज़ें करनी है। ठीक, आजकल इसका रिलैक्स का बहुत बड़ा वो है, पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा वो है। लोग टेंशन में बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है। कुछ को काम किया, कुछ को घर बैठे बिना बात की टेंशन रहती है। आदमी और कुछ नहीं तो अपने आप सोचता रहता है बैठे बैठे, कुछ भी काम नहीं है फिर भी टेंशन है। ठीक, तो इसलिए इसका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है आपके शरीर का, क्योंकि बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो शरीर से हार्मोन्स निकालेगी नहीं, मुंह से लार निकालेगी नहीं जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे। रिलैक्स नहीं होगे, डाइजेशन होगा ही नहीं, दिक्कत करेगा ही, ये पहुँचे ही नहीं। अधिकतर देखो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बता रहा था ना, वो भागने वाला सिस्टम ऐसे ही होता है, तो इसलिए परेशानी होती है। तो ये लेवल आपको मेंटेन रखने के लिए आपको उसका खाने का सही से वो भूख पे और वो सब करना जरूरी है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि इनकी इंपॉर्टेंस पता चले, और कुछ नहीं। करना तो आपको वही है कि 3 टाइम खाना है वो खाना है, बट बहुत सारी चीज़ पता चल जाती है ना किसी चीज़ के बारे में, तो उसकी महत्ता लगती है। मैं बता दिया ग्रोथ हार्मोन ऐसे करता है ऐसे करता है, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई। ये है। ठीक, हाँ आप लेते हो ना, आप देखो बॉडी में क्यों नहीं लेते आप, कितनी भी अधिकतर जितनी भी पिल्स होती है हार्मोनल, वो सारा सिंथेटिक हार्मोन्स ही तो होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं। और क्या, सफाई कर देंगे। हाँ, फास्टिंग देखो, आप अगर 1 महीने में 3 दिन के लिए फास्ट कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट फास्टिंग के लिए हाँ सिर्फ पानी पे, कुछ नहीं। और 3 दिन के बाद आप नॉर्मल रूटीन पे आ जाओ, कोई परेशानी नहीं। हफ्ते में आप 1 दिन फास्ट कर लो, उससे भी कोई परेशानी नहीं है। आप 10 दिन रह के 1 दिन भूखे रह लोगे तो इतना तो मुझे लगता है सब में कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा 10 दिन यहाँ करने के बाद कि 1 दिन भूखा रहने से कोई आफत नहीं आनी है, उतना तो पता हो जाएगा ना। तो 1 दिन कर लो, क्या परेशानी है, हफ्ते में 1 दिन, ये है। और नहीं तो जो बहुत सारे आपके देवी देवताओं के, भगवान के उस तरह के व्रत होते हैं अलग अलग, कोई एक चूज कर लो, उसको रख लो, है वो तो ज़्यादा खाने के लिए वो तो है। ऐसे ही होता है कि कोई व्रत रहते हैं, उसके बाद वो जो शाम टाइम रहता है उसमें तो थाली भरी। कुछ नहीं, जनरली करना क्या होता है, बड़ा सिंपल है। 1 दिन पहले हल्का खा लो और जिस दिन खोल रहे हो उस दिन हल्का खा लो, उतना करना होता है, बस उतना कर लो। अब हल्के का मतलब मात्रा भी है, ऐसा नहीं है कि फल खिलाने को बोल रहा था कर लिए अंदर सारे, वो भी नहीं करना है। हाँ आपकी प्लेट बड़ी है यहाँ की,
क्योंकि मैं जब चावल लिया ना, वो आधी प्लेट लेके भी बड़े सारे हो जाते हैं। खैर, तो दूसरा एक, आजकल हर कोई बोलता है कि प्रकृति क्या है, तासीर क्या है, मेरी वात की प्रकृति, मेरी पित्त की प्रकृति, या मेरा नेचर किस तरह का है ना। तो दो चीज़ें हैं देखो, एक दोष और एक प्रकृति। ठीक, ये आपकी कभी चेंज नहीं होती। जो है सो है, कुछ नहीं कर सकते। ये बॉडी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक, नाम इनके तीनों के सेम ही होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब ये क्या है, आपको शरीर में कहाँ दिखाओ, तो ये मैं नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एक सर्टेन गुण होते हैं 6-7, उनका नाम हमने वो दिया है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे रुखी है, कोई भी चीज़ ठंडी है, कोई भी चीज़ हल्की है ना, कोई भी चीज़ सूक्ष्म है, और कोई भी चीज़ मूवेबल है, ज़्यादा मूव करती है, चल गुणा है। तो ये वात के करैक्टर है 6 के 6। तो जहाँ पे बॉडी में मिलेंगे समझेंगे वात है, ऐसे ही पित्त के, ऐसे ही कफ के। तो ये जो एक तरह से जो ये एक मतलब एक मैथ की कैलकुलेशन टाइप है, जिसको हम समझाते हैं कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे है। केरला के शरीर में वात कहाँ है कहीं नहीं बता सकते, पित्त कहाँ ऐसे नहीं बता सकते, और कफ कहाँ है वो नहीं बता सकते। ये वात वो पेट की गैस नहीं है, पहले तो मैं बिल्कुल बता दूं। जो आप डकार लेते हो या आपकी गैस पास होती है, ये उससे कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज़, जो आपको एसिड बनता है वो आपका पित्त नहीं है, और जो आपको गले से मलगम निकलता है वो ये कफ नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक, बिल्कुल नहीं है ये है। हाँ, ये नाम है, इनके कुछ गुण हैं, बट वो ये वाले गुण, वो वाले गुण नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं, अधिकतर लोग इसी को समझते हैं। ये है जी। क्या? नहीं, वो सारे शरीर में, सारे संसार में वात पित्त कफ है। आप एक चीज़ और बताऊं, थोड़ी सी इससे अलग होगी। सुबह का टाइम आप देखते हो, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्यों उसका नाम ब्रह्म रखा? क्यों रखा है ब्रह्म मुहूर्त? उसको क्यों नहीं शिव मुहूर्त रखा, विष्णु मुहूर्त, पार्वती मुहूर्त, इतने नाम थे, क्यों ब्रह्म मुहूर्त रखा है? बैलेंस रहता है क्या? ब्रह्मा के आप देखो ना, इंडिया में टेंपल नहीं है, मंदिर नहीं है। ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम है, 1-2 ना। आप देखो भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के हर गली में मिल जाएंगे, है ना, हर जगह है। दूसरा क्या है कि जो शिव का और विष्णु का, चलो तीनों का लिख दूं मैं। 3 चीजें बहुत है हमारी शरीर उसमें, देखो इनको भी वात पित्त कफ ही है। ये भी ब्रह्मा जो है वो वात है, विष्णु जो है वो पित्त है, वो सॉरी शिव, और विष्णु जो है वो कफ है। आप इनके रेजिडेंस देखो कहाँ रहते हैं। कफ रहता है क्षीर सागर में मस्त लोटा हुआ, शिव गर्म है तो रहता है पर्वत पे बिल्कुल ठंड में, हिमालय में। ब्रह्मा कहाँ रहता है? कहीं नहीं, हर जगह है, कोई जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अमूर्त होता है, इसकी कोई मूर्त नहीं होती। ठीक, तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो वात का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, वो वात का टाइम होता है, वो बता दूंगा आपको। तो इस वजह से उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला हुआ है। ठीक, ये है। आप देखो शिव का फल क्या होता है जो चढ़ाते हो? बेल के पत्ते होते हैं। लूज मोशन लगता है ना, आदमी बेल देता है, रुक जाती है। विष्णु का वो क्या होता है? तुलसी होती है, कब में तुलसी देते हैं। ब्रह्मा का क्या है? ब्रह्मा की वाइफ है सरस्वती, जिसको ब्राह्मी बोलते हैं, जो दिमाग को तेज करती है। सारे सोचने विचारने की शक्ति आपकी वो यहाँ करती है। तो ये भी सारा वात पित्त कफ पे है, हाथ जोड़े फिर हम उसको। तो मैं क्या बता रहा था प्रकृति के बारे में।
ऐसी हमारी प्रकृति है वात पित्त कफ की। हमारा क्या है कि हर एक सेल का ना हर चीज़, मतलब आपको पता है छोटी छोटी सेल से हमारा शरीर बना है, फिर वो करके बना है। तो इस सेल का भी अपना एक वो है, इसमें भी वात पित्त कफ सब जगह है, सारी चीज़ें हैं। आपको ये ज़्यादा पता होगा अधिकतर को, ठीक। बट होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आपकी वात प्रकृति है, आपकी पित्त प्रकृति है, आपकी कफ प्रकृति है, तो इसका मतलब दूसरी चीज़ नहीं है। उसमें क्या होता है, प्रिडोमिनेंस उस चीज़ का होता है। करेक्टर सब में होते हैं बट उसमें उसका प्रिडोमिनेंस होता है, ठीक। तो हमें कैसे पता चले वात प्रकृति किसकी है या पित्त प्रकृति किसकी है, कफ प्रकृति किसकी है? तो आप ना नाड़ी से तो है ही, नॉर्मल देख के भी आदमी बता सकता है कि वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। कैसे? फ़ोन पे ही बता सकता है। किसी का फ़ोन आए, आपको बात कर रहा है, हेलो मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है, एक है कि हेलो हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, वो पित्त की है। एक है कि हेलो भी नहीं बोला, मैं तो इतने दिन से परेशान हूँ, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, ये हूँ, वहाँ खाई ये खाई वो खाई, पता भी नहीं सामने उठाया नहीं उठाया, वो वात की प्रकृति है। क्योंकि जो वर्ड्स पर मिनट निकल रहे हैं उसमें भी पता चलता है कितना है, ठीक। दूसरा, आप मुंह किसी को खोलने को बोलो, कोई तो खोलेगा एकदम से, कोई देखेगा बहुत छोटा सा खोलेगा, कोई बिल्कुल मॉडरेट खोलेगा, उससे ही पता चलता है। आप कलाई है, आप कलाई देखो, जो कफ प्रकृति वाला होगा उसको ये जो आपकी ये फिंगर होती है ये थंब से टच नहीं करती देखने पे, ठीक। जो पित्त वाला होता है उसको ईजिली वहाँ पे मतलब एग्जैक्टली वो करती है, और जो वात वाला होता है वो उसकी थोड़ी सी क्रॉस करती है, ठीक। तो करके देख सकते हो। हैं? ऐसे ही कॉलर का होता है, बहुत सारे ऐसे साइन हैं। ये जरूरी नहीं एक ही के पकड़ के ना बैठो, और भी हैं। बाल हैं आपके, बहुत से के बाल बिल्कुल रूखे से होते हैं, है ना, खूब वो लगाना पड़ता है तेल वेल या उस तरह से खुसे खुसे से लगते हैं अजीब से। बहुत से के बिल्कुल सिल्की करली मतलब सिल्की बाल होते हैं, ब्राउनिश होते हैं, वो पित्त के हैं। बिल्कुल घने काले बाल हैं, सुरक्षित काले मेरे बाल, वो कफ के हैं, ठीक। ब्राउन जो है वो पित्त के होते हैं, सिल्की और ब्राउन। बिल्कुल बहुत मतलब अच्छे बाल हों और घने बाल हों वो कफ के होते हैं, रुखे सुखे से हों करली से हों वो वात के होते हैं। स्किन का टेक्सचर भी ऐसा है, बहुत ड्राई है, बिल्कुल डल है, काली सी स्किन है, वात की है। कॉम्प्लेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। पित्त की स्किन होती है तो बिल्कुल दिखता है, वेन्स भी दिखती हैं, बिल्कुल लाल लाल सा लगता है, छू दिया तो ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक। कफ की क्या होती है, एकदम बड़ा सॉफ्ट सी, मतलब शाइनिंग भी होती है और वाइट होती है, बहुत प्रोमिनेंट वेन्स नहीं होती, लगता है कि छू के ठंडा सा लगेगा, उस तरह का मतलब स्किन होती है। तो स्किन पे पता चल जाता है। शरीर के स्ट्रक्चर पे भी है, बात वाला पतला होता है, बहुत सूखा सा रहता है, हड्डियाँ बड़ी बड़ी सी दिखती है, लगता है जोड़ भी इतने बड़े बड़े हैं क्योंकि मांस नहीं होता। पित्त वाले की एथलेटिक बॉडी होती है, कफ का पता ही आपको, मोटा नहीं होता, मतलब जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बढ़िया होता है, हाइट ज़्यादा नहीं होती है, एवरेज हाइट होती है, बट गठीला शरीर होता है। मोटापा कफ से रिलेटेड नहीं है, मैं बता रहा हूँ पहले ही, समझ रहे हो, वो बीमारी की तरफ है। या मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, विकृति की नहीं, ठीक। इसलिए ऐसे ही विचारों के ऊपर भी है, मेंटली करेक्टर भी ऐसे हैं। वात वाला जो है, आज आप मेरी बात सुन रहे हो या कुछ कह रहे हो तो मैं कहूँगा आज मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत सारे ख्याल बना देगा, नेक्स्ट मोमेंट देखोगे वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक। पित्त वाला जो है जो बोलेगा वो करेगा, कफ वाला जो है वो बहुत सोच समझ के बड़े हिसाब से सारी चीज़ें अपना नफ़ा नुकसान देख के तब वो करेगा। पित्त वाला वो नहीं देखता कि उसको क्या नुकसान है क्या नफ़ा है, वो करना है तो करना है। ऐसे ही दुश्मनी का होता है। कफ वाला जो है वो ध्यान रखेगा, अगर किसी से दुश्मनी होगी तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी कह के जाएगा, इससे बात नहीं कर ली, इससे फिर लड़ाई हुई थी। पित्त वाला जो है जिस टाइम लड़ाई होगी उस टाइम कर देगा, अगले टाइम वो हाथ जोड़ेगा तो यार तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरा ये है। जब बात वाला कोई होगा अभी बोलेगा कुछ कर दूंगा ये कर दूंगा, करेगा कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा करेक्टर का पता चल जाता है इस तरह से। तो ये है, वात वालों को ठंड ज़्यादा लगती है ना, पित्त वालों को गर्मी ज़्यादा लगती है, कफ वाले नॉर्मल मतलब ठंड और वो एवरेज में होती है। भूख का भी ऐसा ही है, वात वाले को बहुत भूख लगी, चिल्लाएगा हाय भूख हाय भूख हाय भूख, 2 रोटी खाएगा खत्म, ठीक। पित्त वाले को क्या है, भूख बर्दाश्त ही नहीं होगी, वो चीख पुकार मचा देगा, चाहिए तो चाहिए खाना, कहीं से भी ला के दो, ठीक। कफ वाले को क्या है कि वो भूख भी बर्दाश्त कर सकता है, पर जब वो खाएगा तो उसको चाहिए प्रॉपर,
ठीक, इस तरह से होता है। ऐसी नींद का है, बात वाला 8 बजे सो जाएगा, सुबह होने तक 4 बार उठ जाएगा। ठीक, कफ वाला क्या है, टाइम पे सोएगा, लंबा सोएगा बहुत। पित्त वाला थोड़ा लिमिटेड सोता है। तो उस तरह से नींद का वो होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, इससे आप आराम से प्रकृति असेस कर सकते हो। जरूरी नहीं नाड़ी से ही पता चलता है। तो ये है। हाँ, लिटरेचर तो है, शास्त्र पे लिखी हुई है, वही मैं बता रहा हूँ। किताबों में, चरक, सुश्रुत सब में लिख रही है। हाँ बहुत, मैंने वही तो मैं बता रहा हूँ पहले ही, प्रिडोमिनेंस होता है बस। ऐसा नहीं है कि एक ही करेक्टर सब में होता है, ऐसा कहीं नहीं है। होती है बिल्कुल, बिना 3 के तो प्रकृति हो ही नहीं सकती। परसेंटेज होती है, किसी में 60, 20 हो सकती है। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ। किसी में 70, 30 हो सकती है, 25, 5 हो सकती है, डिपेंड करता है उस तरह से। तो ये कॉन्स्टेंट होता है एक अपना, ये है, ये बदलता नहीं है। इसके हिसाब से हमें अपने खान पीन, रहन सहन सारी चीज़ें करनी होती है। जिसमें वात का प्रेडोमिनेंस होता है उसको घी, तेल सारी चीज़ें लेनी चाहिए। जिसमें कफ का प्रेडोमिनेंस है उसको एक्सरसाइज खूब करनी चाहिए। खाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उस तरह का घी तेल वाला उस तरह नहीं लेना चाहिए। पित्त वाले को क्या है, पित्त वाला को भूख बहुत बढ़िया होती है, बट वो करता क्या है, जब भूख लगती है ना तो वो गुस्से में ओवर ईटिंग करता है, तो उसको परेशानी होती है। उसकी भूख कभी गड़बड़ नहीं होती। बहुत से लोग आप देखोगे क्योंकि मुझे तो भूख बढ़िया लगती है फिर भी मुझे परेशानी है, वो ओवर ईटिंग करते हैं। ज़्यादा भूख के चक्कर में ज़्यादा खा, मैं सोचे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, खा के सब पच जाएगा, सब निकल जाएगा। सुनते नहीं हो किसी की जल्दी से। बहुत सारे होंगे अभी भी, याद देख, ये है। ठीक है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं यार, कल को तो खाना ही है, 8 दिन बाद खाना है। बहुत से प्लान कर रहे होंगे, जाके ये खाना है, ये खाना है, उसकी पे वो लेना, उसके वो लेना, जाते हुए यहाँ से करना है, खूब होगा, मुझे पता है। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ ये थोड़े दिन के लिए आप साथ रख लो अपना जो आपका प्लान है ना खाने पीने का, उसको आप अभी साइड कर लो कुछ दिन, क्योंकि घर जाके ऐसा कुछ होने वाला नहीं रास्ते में। हमें तो बताया गया था कि आप डॉक्टर हैं, आप तो ज्योतिषी नहीं तो किसने कहा, ये तो मैं डॉक्टर ही बता रहा हूँ, शरीर के बारे में बता रहा हूँ। दरअसल क्या है कि आप लोग ही बताते हो कि डॉक्टर साहब वहाँ गए थे, यहाँ से आए थे, रास्ते में आते हुए ये खा लिया, अब ये गड़बड़ हो रही है, तो पता चल ही जाएगा कहाँ बताओगे। क्योंकि आप किसी बाहर वाले डॉक्टर के पास जाओगे, आप बताओगे फास्टिंग करके आओ, 10 दिन करके आओ, कहेगा क्यों कराई है, किसने बोला आपको फास्टिंग करने के लिए, कौन बोला 10 दिन भूखा रहने को, वो नहीं समझते। अधिकतर लोगों को मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं बाहर, डॉक्टरों में भी, एलोपैथिक में भी। एक पेशेंट थी, वो काफ़ी रिनोल्ड उससे हैं, उसके पापा IAS वगैरह भी थे, तो उनको फास्टिंग कराई थी उनकी बेटी को, घर पे उन्होंने की थी, मतलब फिर दिल्ली में। लास्ट में वो एम्स में उनको एडमिट किया था, क्योंकि वो जब कुछ खाने के लिए दे रहे थे तो पच नहीं रहा था, 30-35 दिन उनको पानी पानी पे हो गया था। तो उनका इन्फ्लुएंस था, उन्होंने बोला, उन्होंने हमसे बात करी, मैंने कहा इसको एंटीबायोटिक्स ना लगवा देना, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, आप ड्रिप चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्लूइड दे सकते हो। उन्होंने सारे टेस्ट कराए जितने हो सकते थे, कुछ भी तो गड़बड़ नहीं आई थी, सारे नॉर्मल थे इतने दिन फास्टिंग के बाद भी। सिर्फ उन्होंने फ्लूइड दिया, मैं कहा फ्लूइड देते रहो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ओरल फिर धीरे धीरे मतलब उसको काफ़ी टाइम लग गया था चालू होने में, बट उस तरह से नहीं दिलाया था। तो इसलिए बाहर उस चीज़ का पता नहीं होता, अगर और कहीं होते तो गड़बड़ हो ही जाता मामला। तो आप जो यहाँ फास्टिंग कर रहे हो ना, ये तो घर जाके थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना, वो मैं बता दूंगा सबको, नहीं तो गड़बड़ जरूर होगी। जितने खुश हो ना अभी, वो दुखी भी फिर उतना ही होना पड़ता है। आ रही तो ये बोलते हैं, अगर घर जाके किसी को बीमारी होती है ना, द्वारा कोई परेशानी होती है तो मुझे फ़ोन ना करें क्योंकि मतलब अगर ओवर ईटिंग करते हैं आदमी, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जब आप खाओगे तो यहाँ आपकी भूख खुलेगी, तो जब शुरू में खाओगे ना तो खा के लगेगा कुछ खाया ही नहीं, पेट में है ही नहीं कुछ भी, तो आदमी और खाएगा फिर, तो वो ओवर ईटिंग करता है, तो वो नहीं करनी होती। तो ये हमारा प्रकृति का वो है। दोष क्या है, दोष का हमारी क्या है कि हर जगह प्रिडोमिनेंस होता है अलग अलग जगह पे, ठीक। उसमें क्या है कि जैसे इसका हमारे दिन रात पे भी फर्क पड़ता है। ठीक, जैसे जो बात का टाइम होता है ना, वो 2 से 6 शाम को और 2 से 6 रात को। जो पित्त का टाइम होता है वो 10 से 2 दिन में और 10 से 2 रात में। जो कफ का टाइम होता है वो 6 से 10 सुबह को और 6 से 10 शाम को।
ठीक, ये टाइम होता है। अब इसको बताने का क्या वो है यहाँ पे, हाँ बहुत सारी चीज़ इस पे डिपेंड करती है। ये जो टाइम है इसी के बीच में हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, सूरज उगने से कुछ घड़ी पहले, उस तरह से वो 3:45 के अप्रोक्स टाइम आता है। अब हमें उस टाइम उठना क्यों है? अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इनके कुछ पर्टिकुलर पता कैसे चले, पहले ये बताओ, पता तो चल रहा है ना, पता चल रहा है नहीं, ये बताओ पहले तो, नहीं तो मैं कुछ और बताता हूँ। हैं चलने दो। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट हैं, कोई भी गति है हमारे शरीर में, वो बात की वजह से है। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, या हमारी बॉडी में हीट है, मूवमेंट और आपकी स्मेल, गंध जितनी है, गति और गंध, वो बात की वजह से है। कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है और बॉडी में हीट का प्रोडक्शन जितना हो रहा है, वो पित्त की वजह से है। हमारी बॉडी में जितना भी एक तरह से आलिंगन है, या एक तरह से कोई भी चीज़ कितनी मेंटेन रह रही है, वो कफ की वजह से है। ठीक, हम बोल रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हाथों का मूवमेंट हो रहा है, घुटने चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही है, वो सारी इसकी वजह से है। ठीक, हम खाना खाते हैं, खाने के बाद हमारी बॉडी में सारी चीज़ बन रही है, वो इसकी वजह से है। वो स्टेबल कितनी रह रही है, वो इसकी वजह से। ठीक, ये नॉर्मल फंक्शन है इनके। अब हमें क्या है कि सारा मूवमेंट हमारी बॉडी में वात की वजह से होता है। तो हमें क्या है कि हमें, अगर जिनको भी कब्ज की समस्या है, पहली चीज़ उसको सिर्फ अपना टाइम उठने का सही करना होता है सबसे पहले। तो जो सुबह उठने का टाइम है वो 6 बजे से पहले पहले होना ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है उठने का सुबह को। किसी को भी, सबके लिए है। हाँ ना ना वो खत्म हो गया वो प्रकृति वाला। वो तो मैं इसलिए बताया था, लोग बहुत क्यूरियस होते हैं मेरी प्रकृति क्या है, तो आप किसी को भी बोल सकते हो तेरी ये प्रकृति है। ठीक, तो जितने भी मूवमेंट हैं वो सिर्फ इसकी वजह से हैं, और 6 बजे से पहले आपको उठना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उससे क्या होगा, क्योंकि जो 6 से 10 का टाइम है, जितना भी आप लेट उठते हो ना, तो वो कफ का टाइम होता है, बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने लगता है, फिर तो आपके चैनल्स ब्लॉक होने लगते हैं, तो फिर आपको कब्ज की समस्या धीरे धीरे रहने लगती है। ये एक दिन में नहीं होती, मैं बिल्कुल बता दूं। ऐसा नहीं आज आप 7 बजे उठे तो आपको कब्ज हो गया, बिल्कुल नहीं। ये रूटीन क्योंकि लंबा चलता है तब होता है। बहुत से कहते हैं 6 बजे, पता नहीं कितना जमाना हो गया उठे हुए, उस वाली बात को मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए अगर आपके मोशन की सही करना है तो आपको 6 बजे से पहले उठना ही उठना है, हर किसी के लिए ये तो बिल्कुल। अगर इन केस इमरजेंसी किसी की है, कुछ एक्सेप्शन है, वो तो उसकी बात तो अलग है, बट अधिकतर को आपको सुबह ज़रूर उठना चाहिए। जी अच्छा, यहाँ रख लो। दूसरा क्या है कि हमें जो रात का खाना है वो हमें इस टाइम पे खाना ही खाना है, क्योंकि कफ के टाइम पे आप कफ आहार खाओगे तो आपके शरीर में सुस्ती सी आएगी, आपको नींद आएगी, रात को आपको काम थोड़ी ना करना है। तो इसलिए हमें इस टाइम से पहले खाना, तो इस टाइम से खाना बहुत ज़रूरी है, इस टाइम से पहले खाना। ठीक, 6 के 10 के बीच में। अभी ये प्रूव हो चुका कि जो लेट नाइट खाना खाते हैं ना, वो 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है कार्डियक अरेस्ट आने का, एज़ कम्पेयर टू जो बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या हार्ट का कोई इशू है। हार्ट की बीमारी से ज़्यादा जो लेट नाइट खाना है वो हार्ट अटैक के लिए 10 टाइम्स ज़्यादा उसको रिस्की मान रहे हैं अभी। तो बोलते हैं कि 8 बजे से पहले आप प्लेट रख दो रात की आपको खाने की। तो फिर भी चलो 8 नहीं तो 9 तक तो खा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट नाइट बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं तो परेशान करेगा ही करेगा। पित्त के टाइम पे खाओगे डाइजेशन नहीं होगा। होता क्या है, जनरली हम 6 से 10 खाते हैं, सुबह में इस टाइम खा लेता है अधिकतर। 10 से 2 का टाइम जो है वो डाइजेशन का था, उसके बाद वो मूवमेंट का था। ठीक,
उसके बाद हम 6 से 10 फिर खा लेते थे, उसके बाद हम सोते थे। तो जो आप सुबह में खा रहे हो वो आपका वर्क में कन्वर्ट होता था खाना, ठीक। जो आप रात को खाते थे वो आपका मेंटेनेंस में होता था, शरीर की टूट फूट में, एनर्जी में, बढ़ाव में, उस तरह से होता था। तो आइडियली जो खाने का है वो तो 2 ही टाइम का है, बट चलो ठीक है, 2 टाइम नहीं तो कम से कम 3 टाइम तो बना के रखो, उससे ज़्यादा नहीं, ये आप कर सकते हो जी। 6 से 10 लगेगी, कैसे नहीं लगेगी। और अगर 2 टाइम आप खा रहे हो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये है। मेरे 6 से 10 के बीच में खा सकते हो और रात में ये शाम टाइम 6 से 10। ऑब्वियसली आप 10 बजे खा लो, सुबह को आप एक्सरसाइज वगैरह करके 10 बजे तक खा लो, शाम को आप 6-7 बजे खा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका 8 घंटे का गैप भी हो जाएगा, 16 घंटे की आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसी को करने हैं। क्यों लगेगी, लग रही है तो ठीक है, लगने दो, इंतजार तो करो, आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही है। ये पेट भी साफ हो जाएगा, जो खाओगे इस टाइम वो यहाँ पे निकल जाएगा, जो इस टाइम खाओगे सुबह निकल जाएगा, तो उसका भी टाइम अच्छा हो जाता है। तो दूसरा क्या है कि जितने भी आपके पढ़ने लिखने के, विचारने के काम होते हैं वो सुबह में होते हैं। जो वात प्रकृति का आदमी होता है ना यार, वो अगर अपनी स्टेबल कंडीशन में रहे ना तो उससे बढ़िया प्लानिंग कोई कर नहीं सकता। आपको इतने नए नए आइडिया ला के देगा कि पूछो ना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है वो, बहुत, अगर उसका दिमाग स्टेबल है तो। अगर स्टेबल नहीं है फिर तो गड़बड़ है। अगर वो अपनी नॉर्मल स्थिति में है तो वो बहुत बढ़िया प्लानर होता है, नई नई चीज़ें। तो इसलिए हम सुबह उठ के अध्ययन को बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है, बात का टाइम है, मूवमेंट में रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा समझ सकता है, तो इसलिए सुबह उठ के पढ़ने के लिए बोलते हैं, ठीक। बट फिर भी हेल्थ की दृष्टि से 2 चीज़ें, तो सुबह को उठना और रात का खाना, ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, वो इसीलिए तो मैं बोला 6 से पहले उठो, ये है। 5 बजे सुबह उठे हैं और बिल्कुल उठो। दिन भर का काम कर रहे हैं और खाने को 10 बजे जो भी है वो खा रहे हैं, तो 5 बजे का उठा हुआ व्यक्ति 10 बजे तक के बिना कुछ खाए बिल्कुल रह सकता है, क्या परेशानी है। 10 है नहीं, 10 से पहले पहले सो ही जाओगे आप। मैं 10 बजे थोड़ी ना बोला, 6 से 10 के बीच में, लास्ट ही क्यों ले रहे हो बिल्कुल। वो 5:59 ही नहीं, पहले भी उठ सकते हो आप, ऐसा नहीं है। नहीं, सारे रामायण खत्म हो गई आपको। अगर हाँ, मैं बताया ना, अगर आपको ये रूटीन फॉलो करना है तो उसके लिए आपको उठना भी 5 बजे ही है। जब आप वो फॉलो करोगे, सारी चीज़ें निपटा के आओगे, अगर आप सुबह को थोड़े बहुत आपने अंजीर, मुनक्का, हल्का फुल्का कोई इस तरह की चीज़ ले रहे हो, तो आप 10 बजे तक आपको भूख लग जाएगी, आप खाना खा सकते हो। जनरली आप देखोगे ना, सर्दियों में अभी 2 ही टाइम खाना खाता है आदमी, ठीक, क्योंकि दिन उतना बड़ा नहीं होता है ना। गर्मियों में ज़्यादा भूख लगती है, बट हाँ, तो ठंड में ज़्यादा भूख लगती है, तो आप खाना भी तो देखो किस तरह का होता है। आप कौन सा लौकी तोरी की सब्जी खा रहे हो ठंड में, बहुत सारी वैरायटी होती है खाने की, वो खाते हो आप। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, तो आपको चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जो हल्की पचने की होती है, न्यूट्रिशियस, जल्दी मिल जाए, बहुत ज़्यादा शरीर को काम ना करना पड़े। तो वो बहुत वेरिएशन उसका खाने का है। इसलिए कफ टाइम पे खाना खाना है, पित्त टाइम पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना है, कफ टाइम पे उसका यूटिलाइजेशन होकर शरीर से गंदगी बाहर निकलनी है। बड़ा सिंपल है। हाँ, ऑब्वियसली कभी भी देखो, जिनकी बात बढ़ती है उनकी नींद सुबह को खुलती है 2 बजे के बाद। जितने बुजुर्ग लोग हैं अधिकतर को देख लेना, 10 से 2 के बीच में कोई नहीं उठता। जिसको एसिड वेसिड की समस्या हो तो ही वो होती है। वो गंदगी की वजह से नहीं आ रही। वो 2 चीजें हैं हमारे शरीर में, जो हमारा बल है ना, बॉडी का जो बल है वो हमारा मल के अधीन है, ठीक। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में गंदगी कितनी है। तो हम जो ये इम्यूनिटी कहते हैं ना, वो भी एक बल ही है। शरीर की इम्यूनिटी कितनी है, ताकत कितनी है, सारी चीज़ बोलते हैं ना, वो भी इसी पे डिपेंड करती है।
शरीर में गंदगी जितनी रहेगी स्ट्रेंथ उतनी कम रहेगी। अगर गंदगी नहीं रहेगी तो शरीर में ताकत बढ़िया रहेगी। ठीक, तो अगर गंदगी रहेगी तो शरीर में बेचैनी होगी उस तरह से। आप यहाँ जो है फास्टिंग की वजह से परेशानी नहीं है आपको, ये जो गंदगी की वजह से परेशानी है ये नहीं होगी, ये साफ हो जाएगी तो आपको ताकत आएगी, इसलिए ताकत बढ़ती है वो, ये है। ठीक, हाँ, देखो 3 चीज हैं। नहीं, गंदगी की भी अपनी महत्ता है। दोष, धातु और मल, इन 3 चीज से मिलकर हमारा शरीर बना है। तीन दोष होते हैं, 7 धातु होती है और 3 मल होते हैं। ठीक, आपका मूत्र है, पेशाब जिसको बोलते हो, पुरीश है, ठीक। अब हम कहें कि गंदगी है तो साफ होने दो, ऐसा नहीं है, इसकी भी बहुत महत्ता है हमारे शरीर में। आपको लूज मोशन लग जाए तो गंदगी निकल रही है, क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? लूज मोशन आ रहे बंद करने के लिए, निकल रही है ना गंदगी, निकलने दो। आपको कब्ज हो जाए तो भी आप परेशान हो जाओगे। आपको बहुत यूरिन आए, रात भर पेशाब जा रहे हो, सुबह कोई पेशाब, दिन कोई पेशाब, परेशान हो जाओगे। बंद लग जाए, ना आए, तुरंत भागोगे। पसीना आना बंद हो जाए, बहुत सारी स्किन बीमारी होती है जिन्हें पसीना रुक जाता है। एक्सेसिव आए, हाथों पैरों पे से आदमी बैठा है एसी में फिर भी चू रहा है तो भी गड़बड़ है। तो शरीर क्या है कि शरीर बैलेंस है किसी चीज़ों का। हमें क्या होता है कि हमें नेचर के हिसाब से अपने शरीर को उम्र के हिसाब से बैलेंस करके चलना होता है। किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे मैं कहूँ कि भूख लगनी बढ़िया है, लगे ही जाए, खाना आप खा रहे हो ना, खाओ जाओ, खाए जाओ, भूख लग रही है वो भी गड़बड़ है। मैं कहूँ नींद अच्छी है, एक्सेसिव सो जाओ 10 घंटे 12 घंटे, वो भी खराब है। ना सो या कम सो वो भी खराब है। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं इनका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कहने लगूँ जैसे गिलोय है, अमृत है, आप लेके देखो 6 महीने लगातार गिलोय, या जैसे एलोवेरा है, खूब कहते हैं एलोवेरा का गुणगान खूब है। 40-45 दिन आप एलोवेरा लोगे, ब्लीडिंग कॉज करता है जनरली, तो वो नीचे पैरों में जिसको वेरिकोज की दिक्कत होती है 45 दिन दे दो, वेरिकोज बढ़ती चली जाएगी और भयंकर तरीके से। ठीक, तो क्यों? क्योंकि उनकी महत्ता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो लेनी होती है। तो इसलिए इसका मल का भी हमारे शरीर में महत्व है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे गंदगी ना बने। आप बाहर की भी एनर्जी देख लो ना, पेट्रोल आप गाड़ी में फूंकते हो, धुआं ही निकलता है इतना, एवरेज कहाँ देती है इतना। ऐसे ही शरीर का भी हिसाब है। तो सारी चीज़ में गंदगी बनेगी, वो सही से बननी चाहिए, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, तभी शरीर बनता है। हाँ, तीनों चीज़ें ठीक बननी चाहिए। उसके लिए वो ठीक बनने के लिए वो सारे जतन करने पड़ते हैं, उतना है बस।